हेलो दोस्तों। यूपीएससी 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और 1 तारीख को आया है। और इसमें पदों की बात करें तो पद की संख्या तो 1105 है। ठीक है। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 21 फरवरी 2023। ठीक है। तो 1 तारीख से फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुका है, आप भर सकते हैं। लास्ट डेट का आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लास्ट डेट का इंतज़ार करते करते आप फॉर्म भरते हैं और आपके आसपास का जो सेंटर होता है, एग्ज़ाम सेंटर, आप वो सेंटर फुल होता है, उसके बाद आपको दूसरी जगह सेंटर मिलता है। तो आप इस चीज़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर दें, पहली चीज़ है। इस बार एक नई चीज़ है, OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है, अनिवार्य है सबके लिए। बेनिफिट ये होगा, आप कभी फिर फॉर्म भरना चाहें तो सबसे बढ़िया होगा कि आप उसी जो OTR आपने भरा है, इसी को आप रजिस्ट्रेशन या आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आप वहाँ डाल देंगे तो आपका वो पूरा का पूरा डाटा खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है। ये एक बेनिफिट है। इसमें सहूलियत है थोड़ी सी। सहूलियत क्या है कि मान लीजिए आपने OTR भर दिया, आपने फॉर्म भी अप्लाई कर लिया, OTR में अभी आपको लगा बाद में कि आपको कुछ इसमें चेंज करना है। ठीक है। तो क्या है कि एग्ज़ाम जो फॉर्म का लास्ट डेट है 21 फरवरी, उसके बाद 7 दिन का आपको समय दिया जाएगा। मतलब 22 तारीख से 28 तारीख के बीच में आप उस दौरान अपने फॉर्म में भी बदलाव कर सकते हैं और OTR में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। ये सुविधा आपको दी गई है। बात कर लें, एग्ज़ाम है, इंतज़ार जो तैयारी करते हैं, पिछले कई साल से लगे हैं, 1 डेढ़ साल से 2 साल से, वो इसी ताक में रहते हैं कि फॉर्म कब आएगा। तो फॉर्म आ चुका है, सिलेबस भी लगभग देखे रहते हैं। 2-3 महीने का टाइम है, मतलब 28 मई को आपका एग्ज़ाम है PT का। ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन इतना है कि आप थोड़ा अच्छे से अगर तैयारी करेंगे तो बेहतर समय है, आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है। पेपर की बात कर लें तो जैसे PT का जो एग्ज़ाम होता है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होता है, प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी होती है, उसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है GS का और एक होता है CSAT का, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का। CSAT का जो नेचर है वो क्वालिफाइंग है, जबकि GS में आपको नंबर लाने होते हैं, इसी से मेरिट तैयार होती है। प्री जो एग्ज़ाम है, प्रारंभिक परीक्षा जो है आपकी, वो दरवाज़ा है मुख्य परीक्षा के लिए, आपकी मुख्य परीक्षा में शामिल होने का। ठीक है। मतलब यहाँ से अगर आप पार कर जाते हैं इसे, तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है। इसका कोई नंबर आपका फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ता है, ये आपको पता होगा पहले से। ठीक है। अब जब आप मेंस में चलते हैं तो मेंस में 2 पेपर जो आपका होता है क्वालिफाइंग नेचर का, उसमें एक तो इंग्लिश का पेपर होगा। ठीक है। एक पेपर होगा जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं, मतलब 22 भाषाएं दी गई हैं, उनसे संबंधित कोई एक पेपर, कोई हिंदी में देता है, कोई असमिया में देगा, कोई पंजाबी में, कोई नेपाली में देगा, है ना। इस तरीके से कोंकणी, मणिपुरी, है ना। तो बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, ऐसे जो लैंग्वेज वाले होते हैं, तो 2 पेपर तो ये हो जाते हैं, 300 नंबर के होते हैं, क्वालिफाइंग नेचर होता है इनका। ठीक है। बात करें पहले पेपर की, जो पहले पेपर की हम बात करेंगे, तो पहला पेपर होता है एस्से का, निबंध लिखना होता है आपको, और इसमें 3 निबंध आपको लिखने पड़ते हैं। 3 खंड में विभाजित होता है, हर एक खंड से एक निबंध आपको लिखना है।
1000 से 1200 वर्ड का एक निबंध होता है। ठीक है, इसका नंबर है 250 नंबर का होता है ये। फिर जीएस का पेपर होता है, वो भी 250 नंबर का है, जिसमें आप हिस्ट्री, इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड सोसाइटी जो कुछ है वो आपका जीएस फर्स्ट में होता है। जीएस सेकंड पेपर क्या है? गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है, इंटरनेशनल आईआर जिसको बोलते हैं, वो है 250 नंबर का। तीसरा जो जीएस का थर्ड पेपर है उसमें आपको टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारा कुछ इसमें रहता है। और ये जीएस के थर्ड पेपर की बात कर रहे हैं तो जीएस का थर्ड पेपर भी 250 नंबर का होगा। जीएस का फोर्थ पेपर एक होता है जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, तो आप ये भी 250 नंबर का रहेगा। फिर आपका ऑप्शनल जो भी पेपर, जो भी आपका ऑप्शनल हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कोई गवर्नेंस लेते हैं, कोई ठीक है, पब्लिक एड कोई लेते हैं, कोई सोशोलॉजी लेते हैं, तो उनका ऑप्शनल अपना है। तो ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, 250 नंबर के होते हैं। ठीक है, 250 नंबर के होते हैं वो, पहला दूसरा पेपर, इस तरीके से। तो इस तरीके से देखा जाए तो मेंस का जो पेपर है टोटल मार्क्स होता है 1750 नंबर का। पर्सनालिटी टेस्ट, इसके बाद जो मेंस क्वालिफाई होते हैं वो जाते हैं इंटरव्यू देने, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाते हैं, 275 नंबर का। ठीक है, टोटल 2025 नंबर का होता है ये पूरा का पूरा आपका एग्ज़ाम, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, अब ये हो गई आपके पेपर की बात। फार्म का हमने बता दिया, 21 फरवरी लास्ट डेट है, ओटीआर अनिवार्य है। ओटीआर में बदलाव करना चाहते हैं तो 21 फरवरी के बाद आपको मौका दिया जाएगा 7 दिन का। ये सारी चीज़ें आपको पता हो गई। पेपर आपको पता हो गए, पीटी में के कौन कौन सा पेपर होता है, मेंस में कौन कौन सा पेपर होता है। तो मेंस में भी आपको पता हो गया कि 9 पेपर होता है, लेकिन 2 क्वालिफाइंग नेचर का है, बाकी 7 पेपर में आपको नंबर लाने होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लें प्री एग्ज़ाम में जो सेंटर्स अलॉट होते हैं, वो आप सेंटर देख सकते हैं। आप एग्ज़ाम देने, आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो आपको इतना पता होगा है कि सेंटर आपको कौन सा चूज करना है, आपके आसपास में कौन सा एरिया होता है। ठीक है, जैसे देखेंगे तो पूरे भारत में 79 सेंटर हैं प्रारंभिक परीक्षा के। ठीक है, ये कितने हैं ये आप देख सकते हैं, 79 है। कहाँ कहाँ पर है ये आप वहाँ पे देख सकते हैं जाके। ठीक है, मोटा मोटा बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए यूपी में 8 सेंटर हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो टोटल 79 सेंटर हैं, और अगर आप टाइम से फॉर्म भर देंगे तो आपको अपने आसपास सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, ये एक हो गया। मुख्य परीक्षा में गिने चुने सेंटर हैं 24 सेंटर। ठीक है, यूपी में बात कर लें तो यूपी में आपका लखनऊ है। ठीक है, और एक इलाहाबाद। ठीक है ना, इलाहाबाद और लखनऊ 2 सेंटर यूपी में है मेंस के लिए। बिहार में पटना है। ठीक है, बाकी दिल्ली है, इस हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मेंस का सेंटर हो गया। प्री और मेंस का सेंटर आप देख लेंगे उसमें। फॉर्म लेकिन जल्दी जल्दी भर देंगे तो आपको आसपास मिल जाएगा पेपर देने का मौका। ठीक है, नहीं तो आपको दूर जाना पड़ सकता है। अब प्रारंभिक परीक्षा, अब हम यहाँ पे सिलेबस देखेंगे। सिलेबस देखिए क्या है ना कि पाठ्यक्रम जो सिलेबस होता है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप, अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप कुछ भी पढ़ते रहते हैं, और एग्ज़ाम जो होता है ना वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होता है, कुछ भी इधर उधर नहीं होता है। ये हमेशा याद रखना। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कई बार इस स्थिति में होते हैं कि हमको किसी भी टॉपिक पर इतनी जानकारी चाहिए हो कि रिसर्च कर लें हम। ये नहीं चाहिए। सिंपल सा सवाल पूछा जाता है, आपको सिंपल सा जवाब देना होता, नॉर्मल आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे जीएस, जीएस मतलब क्या है? सामान्य अध्ययन, सामान्य जानकारी चाहिए आपको सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो सिलेबस को देखने से एक चीज़ आपको ये पता हो जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है,
किस तरीके से पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर आपको सिलेबस रटा है, आपने अगर सिलेबस तैयार कर लिया है, तो मान के चलिए कि आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाती है सिलेबस ही देखने पे, क्योंकि सिलेबस अच्छा खासा है और सिलेबस को समझने में भी टाइम लगता है थोड़ा सा। अगर आपको आप टाइम दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो आप कुछ नहीं करें, इस सिलेबस को ना निकाल के फोटोकॉपी प्रिंट आउट जैसा भी आपको समझ में आए करके अपनी दीवार में चिपका दें, उसको चस्पा कर दें, है ना, ऐसे बोलते हैं, चस्पा कर दें। तो आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपका ध्यान उस सिलेबस पे जाएगा, जहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे उसके सामने ही लगाइए, जिससे आपको आसानी हो देखने में भी। जब पहुँचेंगे तभी आपको दिख जाएगा वो सिलेबस क्या है, क्या पढ़े हैं, क्या क्या पढ़ना है। आप पढ़ने से, जैसे आप रात में सोने वाले हैं तो आप अभी से डिसाइड करें हमें सुबह क्या पढ़ना, तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, कर देंगे दूसरे दिन उठ के आपको कल ये पढ़ना है। ठीक। तो सिलेबस जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सिलेबस की बात कर लें तो प्रारंभिक परीक्षा में जो जीएस का फर्स्ट पेपर है, सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है भाई। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, पहली चीज़। फिर भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में ध्यान रखना। भारत विश्व का भूगोल है, भारत विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल है, भारतीय राजतंत्र शासन है, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे हैं, आर्थिक सामाजिक विकास है, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, ये सब। पर्यावरण पारिस्थितिकी भी, जैव विविधता, मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। यहाँ पे इन्होंने दे ही दिया है कि विशेषज्ञता जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। फिर सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान की बात कर रहे हैं, जनरल साइंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई रिसर्च वाली चीज़ की बात नहीं हो रही यहाँ पे। आप लोग सिलेबस अच्छे से ध्यान रखें। जीएस का सेकंड पेपर जो है, तो क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें बोधगम्यता आती है, संचार कौशल सहित अंतर होता है, वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता आपकी, निर्णय लेना, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता जो आपकी होती है, और आधारभूत संख्यानक जो आपके हैं, उन सब के आधार पे जीएस का सेकंड पेपर होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब है, अब जीएस का फर्स्ट पेपर में जैसे आप देखेंगे, जीएस फर्स्ट पेपर में 100 प्रश्न होता है, एक प्रश्न होता है 2 नंबर का, मतलब होता है 200 नंबर का। माइनस मार्किंग भी है 0.33 की, मतलब 1/3 माइनस मार्किंग है, आपको ये भी ध्यान रखना। एक प्रश्न गलत हुआ तो 1/3 मतलब 0.33 अंक आपके काट लिए जाएंगे, जो आपका सही रहेगा उसमें से। सेकंड पेपर में क्या है, सेकंड पेपर में 80 प्रश्न आते हैं, 80 प्रश्न आते हैं, और एक प्रश्न होता है 2.5 नंबर का। इस प्रकार से ये हो जाता है 200 नंबर का। इसमें भी वही नेचर है, वही है सिस्टम कि 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी यहाँ भी। ठीक है, तो इस चीज़ से आप बिल्कुल संतुष्ट रहेंगे। ऑप्शंस, आपको प्रश्न कितने करने हैं, अटेम्प्ट कितने करने हैं, ये आपको देखना है। तैयारी आपकी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया पहला और दूसरा पेपर। ठीक है, ध्यान रखना। और पहला जो मतलब प्रारंभिक परीक्षा जो है ना, वो बहुविकल्पीय टाइप में, वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू बोलते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सीधे सीधे दे रखा है क्या क्या रहेगा। ठीक है, अब हम बात करें मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा में भाई यहाँ पे देखेंगे, इधर जैसे कि 2 पेपर तो क्वालिफाइंग नेचर के हैं, एक तो इंग्लिश है, दूसरा है जो भारतीय भाषाएं हैं। तो इंग्लिश में क्या क्या है, दिए गद्यांश को समझना है, इसमें देख लीजिए। इंग्लिश वाले में संक्षेपण है, शब्द प्रयोग, शब्द भंडार है, लघु निबंध, छोटा सा निबंध लिखना होता है, ये सब है। संक्षेपण वाला ना सारांश होता है, 1/3 आपको करना होता है, इसको कटपिट करके 1/3 लिखना होता है, ध्यान रखना। फिर भारतीय भाषा जो होगी, उसमें से क्या करें होगा, उसमें आपको दिए गए गद्यांश को समझना होगा, उससे प्रश्न लिखना होगा। संक्षेपण होगा इसका 1/3 वही करना है आपको। ठीक है, सारांश जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, कक्षा 8-9 में
7 में 6 में, है ना। शब्द प्रयोग, शब्द भंडार, वो जो विलोम शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति टाइप का होता है ये सब। फिर लघु निबंध एक रहेगा, अंग्रेजी से भारतीय भाषा, भारतीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद, एक ये भी प्रश्न होता है। ठीक है, ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और ये भी देख लीजिए, जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, भारतीय भाषाओं अंग्रेजी के प्रश्न पत्र मैट्रिकुलेशन या समकक्ष स्तर के होंगे, ध्यान रखना है यहाँ पे, जिनमें केवल अर्हता, योग्यता प्राप्त करनी है, आपको क्वालिफाई करना है बस। ठीक है, इसके नंबर जो है आगे नहीं जुड़ने वाले हैं। अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के प्रश्न पत्रों के उत्तर उम्मीदवारों को अंग्रेजी संबंधित भारतीय भाषा में देने होंगे, अनुवाद को छोड़कर। आप अपनी भाषा में दे सकते हैं या अंग्रेजी में लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन अनुवाद जो वाला जो पोर्शन होगा वो उसी हिसाब से करना होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करें प्रश्न पत्र फर्स्ट। प्रश्न पत्र फर्स्ट की बात करें तो निबंध आएगा, पहला पेपर होता है निबंध का। इसमें निबंध लिखना है कई सारे विषयों पर, अलग अलग विषयों पर। अपेक्षा ये होती है कि वो निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें। कहीं कभी ऐसा होता है कि हम निबंध लिखते समय कुछ और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लिखते रहते हैं। जैसे हमने निबंध के बारे में बताया कि निबंध लिखते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, किस चीज़ पे आपको फोकस नहीं करना चाहिए, किस चीज़ पर आपको फोकस करना चाहिए, कैसे आप अपने पिछले पैराग्राफ को या अगले पैराग्राफ को एक दूसरे से कनेक्ट करके रख सकते हैं, अंत में आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने निबंध वाले वीडियो में बता रखी है अच्छे से कि क्या कैसे होता है और एक अच्छा निबंध आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये होना चाहिए। फिर जब सेकंड पेपर की बात करते हैं, सेकंड पेपर मतलब जीएस के फर्स्ट पेपर, सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल, समाज, इन सबसे संबंधित है ये। इसमें बात करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू इसमें शामिल होंगे। ठीक है, 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, व्यक्तिगत व्यक्तित्व हैं, विषय हैं, इनसे संबंधित जानकारी होनी चाहिए। सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के लिए। स्वतंत्रता संग्राम है, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण, पुनर्गठन है। आप लोग देखेंगे तो ये सारी चीज़ें लगभग लगभग आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। ठीक है, फिर विश्व का इतिहास, 18वीं सदी की घटनाएं, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन हुआ, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, ये सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, भारतीय समाज की मुख्य विशेषता, एनसीईआरटी की अगर समाजशास्त्र आप पढ़ लेते हैं ना, तो हमें नहीं लगता कि जीएस का फर्स्ट पेपर कहीं कुछ और हो। करंट का इशू हो तो भाई अलग बात है। ठीक है, देख लेना यहाँ पे। महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या संबंध मुद्दे, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण की समस्या, रक्षोपाय, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव देख सकते हैं, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, विश्व मतलब भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। इसमें इकोनॉमिक्स भी देख सकते हैं, कई सारा टॉपिक आप देख सकते हैं जो इकोनॉमिक्स में भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। फिलहाल फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी और हिस्ट्री है खासकर, है ना। भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी हलचल है, चक्रवात, इन सबकी भूभौतिकी घटनाएं, भूगोलीय विशेषता, उनके स्थान आदि महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताओं, जल स्रोत, हिमावरण सहित वनस्पति प्राणी जगत में परिवर्तन, इस प्रकार की ये सारी चीज़ें पहले पेपर सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में रहेंगी। ठीक है, दूसरे प्रश्न पत्र में देखेंगे आप पहला जीएस का दूसरा तीसरा पेपर जब देखेंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा, अच्छा भूगोल से तो इतना सारा कुछ कवर हो रहा है। जैसे फर्स्ट पेपर में आपने देखा इकोनॉमिक्स का नाम नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स के कई सारे टॉपिक आपको मिल गए वहाँ पे। ठीक है, सेकंड पेपर देखें तो इसमें क्या है भाई, गवर्नेंस है, शासन व्यवस्था है, संविधान, शासन प्रणाली है, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आईआर इसी में आता है सेकंड पेपर में आपको जीएस में। भारतीय संविधान में ऐतिहासिक आधार क्या रहा है, विकास, विशेषता, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना, ये सब इसमें है। संघ राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे संबंधित विषय, चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों वित्त का हस्तांतरण, उसकी चुनौतियां, ये सारी चीज़ें। विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण है, विवाद निवारण है, तंत्र है, संस्थान है, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना कैसी की गई, फिर संसद, राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां, विशेषाधिकार, इनसे उत्पन्न होने वाले विषय। ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना, संगठन कार्य, सरकार के मंत्रालय, विभाग, प्रभावक समूह, औपचारिक अनौपचारिक संघ, ये जो कुछ होते हैं। फिर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषता, अब पढ़े होंगे,
1951, है ना। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भी संसद सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता दोनों निर्धारित है। प्रश्न भी पूछा गया है कि संसद सदस्यों की जो योग्यता या अयोग्यता है वो किन किन प्रावधानों के अनुरूप है, किन किन प्रावधानों से प्रतिबंधित है। तो ये प्रश्न भी आया हुआ है पीटी में, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये हो गए। फिर विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है ना, प्रधानमंत्री की सलाह से, मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है। ये सारी चीज़ें हैं। सरकारी नीतियाँ हैं, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, सांविधिक विनियामक, विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय हैं, विकास प्रक्रिया, विकास उद्योग है, ठीक है। केंद्र राज्यों द्वारा जनसंख्या के संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं, ठीक है। ये देखिए, ये भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। और ऊपर वाला विकास प्रक्रिया, विकास उद्योग, ये भी आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। और ये ज्योग्राफी में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन संबंधित, सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास प्रबंधन संबंधित विषय, गरीबी भूख से संबंधित विषय, देखिए ये इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों में पढ़ लेंगे। शासन व्यवस्था है, पारदर्शिता है, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष है, ई गवर्नेंस अनुप्रयोग, जवाबदेही की बात करें, पारदर्शिता की बात करें, ये आप फोर्थ पेपर में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। मॉडल, सफलताएं हैं, सीमाएं हैं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही, ये सारी चीज़ें। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या होती है, ये फोर्थ पेपर का भी टॉपिक हो सकता है आपका, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं। भारत और इसके पड़ोसी संबंध देख लेंगे, आईआर जो बात करते हैं हम, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह, भारत से संबंधित और या फिर भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार जो हुए हैं, भारत के हित, भारतीय परिदृश्य पर विकसित विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो है, संस्थाएं हैं, मंच हैं, उनकी संरचना, उनका अधिदेश क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जीएस के सेकंड पेपर में मिलेंगी। ये आपका सेकंड पेपर है जीएस का। थर्ड पेपर की बात करें तो थर्ड पेपर में क्या आएगा भाई, प्रौद्योगिकी आएगी, आर्थिक विकास है, जैव विविधता है, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन। अब देखिए, आपदा प्रबंधन भी आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। पर्यावरण सुरक्षा भी आप ज्योग्राफी में पढ़ लेते हैं, जैव विविधता भी आपको ज्योग्राफी में मिलता है, आर्थिक विकास इकोनॉमिक्स में तो मिलता है, साथ में ज्योग्राफी में भी मिल जाता है, ठीक है। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास, रोजगार से संबंधित विषय, समावेशी, इससे उत्पन्न विषय, ये भी आपको ज्योग्राफी में मिल जाएगा। सरकारी बजट तो इकोनॉमिक्स का ही है। मुख्य फसलें देखेंगे तो ये ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ लेंगे, इकोनॉमिक्स में भी। देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न क्या रहता है, प्रणाली, सिंचाई, कृषि प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन, ये सब ज्योग्राफी का है भी टॉपिक है, ठीक है। ज्योग्राफी में भी आप इसको पढ़ लेंगे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, ये तो भाई आपका इकोनॉमिक्स से ही संबंधित है, ठीक है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र, महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ये भी ज्योग्राफी में भी पढ़ लेंगे आप इसको। भारत में भूमि सुधार, देखिए ज्योग्राफी का है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ लेंगे इसको। उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, ये भी आप ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आर्थिक भूगोल भी होता है उसमें। बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे, ये सारी चीज़ें, निवेश मॉडल है। विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात करें तो विकास, अनुप्रयोग, रोजमर्रा के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां क्या रही हैं, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास, नई प्रौद्योगिकी का विकास, ये सारा चीज़ है। सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता रहेगी। संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, ये एक ज्योग्राफी में भी आप पढ़ेंगे। आपदा प्रबंधन था ही है। विकास, फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां, उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका। फिर संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया तथा सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की क्या भूमिका होती है, ये भी आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ना होगा थर्ड पेपर जीएस के थर्ड पेपर के अंतर्गत। साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें क्या हैं, धन शोधन, इसे कैसे रोका जाए, FRBM एक्ट है ना, आप उसको देखेंगे। और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां हैं, उनका प्रबंधन है, संगठित अपराध, आतंकवादी, ये सब चीज़ें। सीमावर्ती क्षेत्रों में कई सारे कारोबार चलते रहते, तो उन पे क्या प्रबंधन किया जा सकता है, उनके लिए के बीच संबंध, विभिन्न सुरक्षा बल संस्थाएं हैं, उनके अधिदेश क्या क्या है। अब बात करेंगे सामान्य अध्ययन फोर्थ पेपर की, ठीक है। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि से संबंधित है। इसमें आपको बता दें, प्रश्न और साथ में केस स्टडी आपको तैयार करने होते हैं।
केस स्टडी जो होती है वो आपसे ही संबंधित होती है। वो किसी संस्था कोई कोचिंग अगर कोई बोले कि हम इसको करा दें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम है। ठीक है। हाँ, ये आपका जो आपका सैद्धांतिक रूप से ये नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा अभिरुचि क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें कैसे क्या क्या शामिल किया जाता है, किस प्रकार से एक लोक सेवक की क्या भूमिका हो सकती है ना। तो ये सारी चीज़ें चलो ठीक है, ये तो किताबी ज्ञान है। लेकिन जो केस स्टडी वाला मैटर है ना, वो किसी का काम नहीं करेगा। वो आपकी तर्क बुद्धि जो होगी वही वहाँ काम कर सकती है। आपका दिमाग खुला हुआ है कि आपका दिमाग कुंद है, ये वहीं पर आपको दिखाना है। अगर आपका दिमाग कुंद है तो वो आप फिर अपना डिसाइड करेंगे कि आप केस स्टडी किस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि आपका आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो आपकी कॉपी पर दिख जाएगा। ठीक है। आपके विचार क्या हैं वो आपकी कॉपी पर नज़र आते हैं। तो अपने दिमाग को इसलिए खुला रखना चाहिए है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए एक चीज़ और है, केस स्टडी की बात कर रहे हैं ना। केस स्टडी एनसीईआरटी जो बोला जाता है, एनसीईआरटी क्यों पढ़ें? एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं ना, कई सारी केस स्टडीज मिल जाएंगी। खास करके जब 10th वाली पढ़ेंगे, 11 12th वाली पढ़ेंगे ना, बहुत केस स्टडी एक से एक। अगर आप अच्छे से पढ़ें एनसीईआरटी तो आप केस स्टडी में भी माहिर रहेंगे, क्योंकि वो केस स्टडी इस तरीके की होती है ना कि बच्चे को समझाना होता है वहाँ पे एनसीईआरटी में, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। दूसरी चीज़ है, अब इससे पहले हम बात कर लें नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा अभिरुचि में क्या क्या रहेगा भाई, उसके बाद हम बात करते हैं कैसे कवर करना चाहिए। ठीक है, सिलेबस। इसमें क्या होगा कि ऐसे प्रश्न होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति, उनके दृष्टिकोण, समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्रों में किसी मामले के अध्ययन का माध्यम भी चुना जा सकता है और मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा, जैसे नीतिशास्त्र, मानवीय सहसंबंध, किताब भी बता देंगे एक, नीतिशास्त्र मानवीय सहसंबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सारा तत्व क्या है, इसके निर्धारक परिणाम, नीतिशास्त्र के आयाम, निजी सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र क्या होता है, मानवीय मूल्य क्या है, महान नेता सुधारक हैं, प्रशासक, इनके जीवन, उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थाओं की क्या भूमिका होती है, ये आपको पढ़ना चाहिए। अभिवृत्ति के रूप में क्या पढ़ना है, अभिवृत्ति बोलते हैं एटीट्यूड, एटीट्यूड ही होता है ना। एटीट्यूड का मतलब होता है ना, किसी कोई पिछली घटना हुई घटित हुई हो आपके ऊपर, आप उसी के आधार पर अपना विचार बनाते हैं। जैसे नॉर्मल से देखा जाए कि किसी गली से जा रहे हैं आप टहलते हुए, एक काला कुत्ता या लाल वाला कुत्ता बैठा था और उसने आपको दौड़ा लिया खूब तेजी से, है। तो वहाँ पे अंग्रेजी में तो बोलेंगे नहीं कि प्लीज़ हटो, ठीक है, तो उसमें हम हट हट ही बोलेंगे। फिलहाल आपको उस काले लाल वाले या काले वाले कुत्ते ने दौड़ा लिया उस गली से जाते हुए, वहाँ से आप भाग के घर आ गए। अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई, इस गली में एक कुत्ता बैठा रहता है। दूसरी चीज़ ये बैठ गई दिमाग में कि लाल वाला या काला वाला कुत्ता जो होता है ना, वो दौड़ा के काटता है। ठीक। तो रास्ते में आप जा रहे होंगे, मान लीजिए दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ लाल कुत्ता या काला कुत्ता मिल गया आपको, लाल वाला या काला वाला मिल गया, तो आप क्या करेंगे, ज़बरदस्ती, वो कुछ नहीं कर रहा बेचारा, सो रहा है आराम से, खा पी के मस्त है, हो सकता है कि आप उससे उसको बोलें तो वह पूँछ हिला के आपसे मिलने भी आ जाए, काटेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में है कि वो लाल या काला वाला कुत्ता जो है वो काटता है, तो आप क्या करेंगे, पत्थर उठा लेंगे, उसको फेंक के मार देंगे तुरंत, या डंडा होगा हाथ में तो उसको दे देंगे, जड़ देंगे, हाँ। तो ये अभिवृत्ति यही है। ठीक है। तो उसी अभिवृत्ति की बात है यहाँ पे। सारांश क्या है, कंटेंट, संरचना, वृत्ति, विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव, संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव, धारणा, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित, गैर तरफदारी, निष्पक्षता, निष्पक्षता, नोलन समिति भी इसी में पढ़ लेंगे, बढ़िया उनका है। ठीक है। उन्होंने जो 7 सिद्धांत दिए हैं ना, नोलन समिति, वो आप बहुत अच्छे से इसमें पढ़ लेंगे। सहानुभूति, सहिष्णुता, संवेदना, ये सब है ना कमजोर वर्गों के प्रति। जैसे गांधी जी का कहना है कि आपके दिमाग में जब आपको घमंड घेरे तो आपको सोचना चाहिए कि जो
एक सबसे गरीब व्यक्ति है, उस पर अगर ये आपको गुस्सा उस पर दिखाया जाए तो उस व्यक्ति पर, उस गरीब व्यक्ति पर या उस रिक्शा वाले पे, ऐसा बोला बोला है उन्होंने कि उस रिक्शे वाले पर आपके उस गुस्से का क्या प्रभाव पड़ेगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, गुस्सा ठीक नहीं है, नाराज़गी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो गांधी जी के कई सारे विचार हैं भाई, तो आपको यहाँ उनका भी ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध के, महावीर स्वामी के, डॉक्टर अंबेडकर के विचार है ना, तो ये थोड़े से चीज़ हो जाएंगे। बाकी सुकरात सुकरात हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, इन सब के विचारों को नोलन समिति जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, इसी में मिल जाएगा आपको, जब नोट्स लेंगे ना, किताब खरीदेंगे तो वो आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, भारत और वैश्विक नैतिक विचारकों दार्शनिकों के योगदान, ये सारे देखिए इसमें है। लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य, मूल्य क्या होता है, सिविल सेवा का मूल्य, ये प्रश्न आया हुआ है, कई बार पूछा गया। नीति शास्त्र, स्थिति समस्याएं क्या होती हैं, सरकारी निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं दुविधाएं क्या होती हैं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम, अंतरात्मा, शासन व्यवस्था में नीतिपरक नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण वगैरह वगैरह। फिर शासन व्यवस्था में ईमानदारी, ये जरूरी है। लोक सेवा की अवधारणा है, शासन व्यवस्था ईमानदारी का दार्शनिक आधार है, सरकार में सूचना का आदान प्रदान है, पारदर्शिता है, सूचना का अधिकार, नीतिपरक, ये सारी चीज़ें। इसमें एक चीज़ और है, चौथे पेपर में ना थोड़ा सा आपको जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है उसको भी पढ़ना चाहिए, उस वहाँ से भी अच्छा खासा कंटेंट मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन, केस स्टडी जो आपको देना होता है, केस स्टडी भी आपको लिखनी होगी। अब केस स्टडी के बारे में हम आपको बताएं एक चीज़, केस स्टडी जैसे कि केस स्टडी एक बार आई थी, अब यहाँ पे जैसे ईमानदारी वाली बात है, ठीक है, या सत्यनिष्ठा वाली बात है, ऐसी कोई बात, निष्पक्षता वाली बात है। तो एक आया हुआ था पेपर में कि आप मान लीजिए कहीं पर पोस्टेड हैं, अब आपको ऐसी जगह पर पोस्टिंग दी गई, इस ऐसे पद पर पोस्टेड हैं आप, कि जहाँ पर जो सरकारी योजनाएं हैं उनका आपको रख रखाव करना है, जो योग्य मतलब उसके काबिल हैं उनको वो योजना मिलनी चाहिए, जो नहीं योग्य हैं उनको नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा। फिर आपको पता चलता कोई एक व्यक्ति आता है, ऐसे बीमार व्यक्ति है, वो मतलब 4-5 स्थितियाँ दी गई थी, उनमें से वो चार या 3 स्थितियों को वो पार कर जाता है कि ये सारी स्थितियों में ये सही फिट बैठ रहा है। लेकिन एक स्थिति ऐसी है कि जिसमें वो फिट नहीं बैठ रहा है, तो आप उस समय क्या करेंगे। ऐसे केस स्टडी ऐसा आता है, ठीक है, कोई ऐसा केस स्टडी नहीं आएगा, चिंता मत करना। केस स्टडी कुछ इसी तरीके का रहेगा कि आप मान लीजिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ऑटो में आप जा रहे हैं, कोई एक एक्सीडेंट हुआ है, आप बताइए आप इंटरव्यू देने जाएंगे या उसे डॉक्टर के यहाँ पहुँचाएंगे, ऐसे केस स्टडी होता है। ठीक है, तो इस तरीके, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें रहेंगी। अब इसकी जो एक किताब आती है, अब लेक्सिकन की बुक आती है एक, लेक्सिकन की इंग्लिश भी हमको स्पेलिंग भी नहीं आएगी सही, इसमें मुझे लग रहा नहीं लिख दिए। देखिए लेक्सिकन की एक बुक आती है 4th पेपर के लिए, बड़ी अच्छी किताब है ये। आप किसी कोचिंग को ज्वाइन भी नहीं करेंगे ना, तब भी आप यहाँ से 4th पेपर कवर कर लेंगे, केस स्टडी को छोड़कर, क्योंकि आप इतना पढ़ लेते हैं कि केस स्टडी सॉल्व करने के लायक खुद ही हो जाते हैं, किसी कोचिंग वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़, आप सिलेबस आपने देखा है, जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट में उन्होंने दे दिया प्रश्न पत्र 4 और प्रश्न पत्र 7, नहीं प्रश्न पत्र 6, प्रश्न पत्र 7 वैकल्पिक विषय, बाकी आपका ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट से सेकंड होगा, जो आपका ऑप्शनल कोई भी हो, ऑप्शनल के बारे में हम बात भी नहीं करेंगे यहाँ पे, इतना ही हम बात करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़, सिलेबस हमने जो देखा है, पाठ्यक्रम जो हमने देखा है, उसमें आप एक चीज़ देखे होंगे, नॉर्मल है, जीएस का फर्स्ट, जीएस का सेकंड और जीएस का थर्ड पेपर। क्या देखा आपने, सिलेबस तो बहुत बड़ा है भाई, देख के सब माथा चकरा ही जाएगा, है ना, माथा घूमता है बहुत जल्दी। लेकिन सिलेबस अगर आपको पता रहेगा, मान लीजिए जैसे हम जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर की बात कर रहे हैं ना, तो एक चीज़ याद रखना, जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर में आप ज्योग्राफी देख लेते हैं, ज्योग्राफी आपने पढ़ा, तो आप ज्योग्राफी में अच्छा खासा स्कोप है, ज्योग्राफी आप पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो निबंध आते हैं ना, एक साहित्य के से संबंधित होता है, एक दर्शन से संबंधित होता है, कि नाव जो है अपने वजन से नहीं बल्कि
उसमें छेद होने की वजह से जब पानी घुसता है तब डूब जाती है। ऐसा ऐसा कोई निबंध भी आता है, ऐसे भी निबंध आते हैं, ठीक है। और एक होता है सामाजिक मुद्दों से संबंधित। तो ये सामाजिक मुद्दे कहाँ मिलेंगे आपको? ज्योग्राफी में मिल जाते हैं भाई, अच्छा खासा मिल जाता है। इकोनॉमिक्स में आपको मिल जाता है। थोड़ा सा करंट से कोरिलेट कर दीजिए उसको, तो आपका निबंध ये वाला सामाजिक वाला अच्छा खासा हो जाएगा। साहित्य साहित्य वाला भैया आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी आपकी समझ आपको बढ़ानी पड़ेगी, तो आपको वो कवर होगा। ये रहे पूरे सिलेबस की बात। एक कवर भी होगा तो कैसे होगा, क्योंकि समय प्री एग्ज़ाम के लिए अभी आप अगर जागते हैं तो सिर्फ आपके पास टाइम इतना है कि आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि मेंस का तैयारी करने का टाइम आपको जो मिलेगा वो मिलेगा पीटी के बाद, मतलब 3 महीना सितंबर में, क्योंकि मेंस है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। जो पिछले 10 महीने से लगे हैं, 10 महीना 11 महीना से, उनके लिए है, क्योंकि पिछली बार जो पीटी दिए थे प्री एग्ज़ाम उसी के बाद वो लग गए, क्योंकि उनको पता चल गया होगा कि उनका पीटी नहीं हो रहा है, या जो मेंस दिए तो उनको ये लगा कि मेंस नहीं होगा, तो तब वो लोग स्टार्ट कर दिए, तभी अपना स्टार्ट कर दिए तैयारी। लेकिन अभी जो हैं वो कैसे करेंगे, है ना? उनके लिए क्या होगा, तो उनको भैया देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। कोई कहते हैं ना किस्मत, किस्मत के भरोसे अगर हाथ पैर धो के बैठे रहेंगे तो मान के चलिए वो किस्मत गुहार नहीं लगाती है, ठीक है। हो सकता है वो आप ही के भरोसे बैठी रहे, ठीक है। तो अच्छा खासा आपको मेहनत, कम से कम मान चलिए रोज़ आपको 6 से 7 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी, तब कुछ उम्मीद जगेगी कि आपका एग्ज़ाम कैसा जाने वाला है। तो फॉर्म आप अप्लाई करें, तैयारी अपनी शुरू करिए, जितना भी हो सके हमारी तरफ से हेल्प करेंगे, पढ़ने में पढ़ाने में भी, लेकिन तैयारी आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। एग्ज़ाम से पहले पहले 3 महीने का टाइम है करीब, अभी मान के चलिए कि आज 4 फरवरी 5 फरवरी हो जा रहा है, और 28 मई को एग्ज़ाम है, तो मार्च अप्रैल मई, है ना, 3 महीना से ऊपर का टाइम है आपके पास, है ना, मार्च अप्रैल मई, है ना। तो 3 महीने से ज़्यादा का समय है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा अपनी तैयार करते रहिए आप, साथ में मेंस की प्रैक्टिस भी करते रहिए। रोज़ ईमानदारी से 1 से 2 प्रश्न आप लिखते रहें, मतलब 5 से 6 घंटा आप प्रारंभिक परीक्षा पढ़ने के बाद 1 से 2 प्रश्न के लिए आप 2 घंटा समय दे सकते हैं मेंस के लिए अपने। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि मेंस का जो 9 पेपर आपका है, 9 पेपर नहीं 7 पेपर मात्र, क्योंकि 2 पेपर तो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो उम्मीद ये जग सकती है कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर ये सोचें कि अभी पहले पीटी कर लेते हैं उसके बाद मेंस करेंगे, तो 3 महीने में मेंस की तैयारी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि मई सितंबर में मेंस है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 3.5 महीना मान के चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को कवर कर सकते हैं 7 से 8 घंटा रोज देकर, ठीक है। तो आप सबसे पहला काम करना है सिलेबस को अपने कुर्सी मेज जहाँ भी बैठते हो, लेटते हो, जैसा भी करते हो आप, वो आपका समस्या है, उसके सामने आप उसको चस्पा कर दें दीवार में ही, है ना। उसके अनुसार आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। पढ़ाई स्टार्ट करने का तो ठीक है, पढ़ाई ही नहीं करना है, पढ़ाई के साथ साथ आप जैसे दिन भर आपने जो पढ़ा है, रात को सोने से पहले एक बार आप खुद आंकड़ा निकालें, अपना मूल्यांकन करें कि हमने जितना पढ़ा है उसमें हमको याद कितना है, उसमें हमारा बेनिफिट कितना हुआ, हमको कितना फ़ायदा हुआ है, तो आपका बेहतर हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी होगी कि आपको सुबह क्या करना है, कि मान लीजिए आप सुबह कुछ योजना ही नहीं बनाए, और आप क्या किए, उठे 10 बजे, गए चाय पिए, चाय पी के भाई दोस्त मिल गया, दोस्त से मिले, गप्प मारने लग गए, कहा चलो यार चलते हैं वहाँ मुखर्जी नगर, कहीं बोल दिया कि चलते हैं कहीं घूम के आते हैं, लाल किला, इंडिया गेट, जहाँ भी जाए भैया, दिल्ली में है तो इंडिया गेट, लाल किला, लाल किला वैसे कोई जाते नहीं जल्दी, पढ़ने वाले तैयारी वाले वो सब अपना निकल जाते हैं, वो राजीव चौक, है ना,
एशिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड मार्केट है वहीं पे, पालिका बाजार वजार वहीं पे है। तो वहाँ चले जाते हैं या फिर मुखर्जी नगर जाते हैं, मुखर्जी नगर में ही लंबा टाइम बिता देते हैं। तो ये क्या हुआ कि आप 10 बजे उठे थे, 3 बजे शाम को लौटे, पता चला कि आपका समय पूरा ख़त्म। तो आपको क्या करना चाहिए, रात में सोने से पहले ही आपको, आपके सामने आपका सिलेबस है, तो आप उस सिलेबस पे टिक लगाइए कि आपको सुबह उठ के कल का जो टाइम है आपका, आपको ये कर लेना है, ये कर लेना, ये करना है। इतना आपको करना है। साथ में 2 प्रश्न लिखने भी हैं। वो 2 प्रश्न कौन सा होगा, जो आप टॉपिक पढ़ेंगे उन्हीं से संबंधित लिख के भेजो। कोई ज़रूरी नहीं कि हम आपको प्रश्न दे देंगे, आप अपनी तरफ से लिख के भेजो। उसमें क्या गलती की है, उसको सुधारने का क्या तरीका होना चाहिए, वो हम आपको बता देंगे। इस तरीके से आप अपना पेपर कवर कर सकते हैं, तैयारी अपनी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। और ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना कि पीएचडी नहीं करनी है सिलेबस के अनुसार, सिर्फ आपको नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए। एनसीईआरटी जिन्होंने पढ़ रखा है उनको ज़रूरत नहीं है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा, अगर वो चाहते हैं पढ़ना, तो 9 से 12 तक की तो करीब ले ही लें और पढ़ जाएं, उसको चाट जाएं बढ़िया से। उससे फ़ायदा होगा प्री एग्ज़ाम में भी, और साथ में मेंस के जीएस पेपर को लिखने में बड़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। साथ में केस स्टडी समझने में आपको आसानी हो जाएगी। एस्से लिखने में बहुत मज़ा आएगा। एस्से लिखने में आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। कई सारा फ़ायदा है एनसीईआरटी का। गलतफहमी निकाल दो दिमाग से कि एनसीईआरटी से ही एग्ज़ाम निकलेगा। 2-3 लाख रुपये फीस दे के कोई कहे कि हम कलेक्टर बन जाएंगे, तो ये गलतफहमी है उसकी। ठीक है, क्योंकि मुखर्जी नगर में रोज़ 10,000, 8 से 10,000 बच्चा आता है, और रोज़ करीब 6 से 7,000 बच्चा वापस भी जाता है। सब बन के ही नहीं जाता है, छोड़ के भी जाता है। तो 2-3 लाख रुपया दे के सिलेक्शन पक्का है, ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन आप अगर सही दिशा में तैयारी करते हैं खुद से ही, तो ये पक्का है कि एक ना एक दिन आप बनेंगे ज़रूर। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो सिलेबस वाली और जो आपका नोटिफिकेशन है समाप्त होती है। और भैया फार्म वार्म जल्दी भरो, ओटीआर अनिवार्य है, उसको कर लेना। 7 साल का दिन मिल जाएगा, टाइम मिलेगा आपको। आपको सुधार करना होगा तो सुधार भी कर लेना फॉर्म में, अपने ओटीआर में। ठीक है, तो बस इससे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत हमें नहीं है। बाकी आप लोग भी तैयारी करते हैं, समझदार भी हैं, तो ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।